Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for April 2020 current affair compilation of Insights IAS and two videos already channel पर uploaded है. This is third video. आज हम पेज नंबर 61 टू पेज नंबर 90 करेंगे. ओके एंड विद इन 2 days हमारा ये जो करंट अफेयर का कंपाइलेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा. 20 मई को पता चल जाएगा कि पेपर कब है. तो उसके बाद हम देखेंगे अगर कुछ ही दिन में हुआ तो फिर हम मेके करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन भी नेक्स्ट मंथ अपलोड करेंगे. तब तक कुछ और सब्जेक्ट्स के वीडियोस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, वो आपको बता दिया जाएगा. इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें एंड शेयर भी करें. सो स्टार्ट करते हैं पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम से. तो आईसीयू को लीव करने के बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं वो पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम पिक्स को फेस कर रहे हैं, जो कि सिर्फ उसी पर्सन को हो सकता है जो कि आईसीयू के अंदर रहा हो. अब कंसर्न क्या है? WHO चाइना का जॉइंट मिशन रिपोर्ट ने एग्जामिन किया कि 55,924 लेबोरेटरी कन्फर्म्ड केसेस कोविड-19 के 6.1% क्रिटिकल एंड मींस उनको रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, शॉक एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ. काफ़ी क्रिटिकल केसेस को आईसीयू एडमिशंस चाहिए. इसीलिए कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट मतलब उनको इंटेंसिव केयर चाहिए एंड जो जर्नी है रिकवरी की वो लॉन्ग वन है. पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम पिक्स एक न्यू एंड एक वर्सनिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है फिजिकल, कॉग्निटिव एंड मेंटल हेल्थ स्टेटस के अंदर. सिम्टम्स क्या है? वीकनेस, फटीग, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, एंग्शियसनेस, डिप्रेशन, मूड, ओके, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सब आएंगे एंड काफ़ी महीने लग सकते हैं रिकवरी होने के बाद भी. ये मतलब ये सिम्टम्स आपको काफ़ी रिकवरी होने के बाद भी दिख सकते हैं. पिक्स कैसे होता है? तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं एंड अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रहा हो, सेप्सिस को एक्सपीरियंस किया हो, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो, प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन हो, बैड रिस्टोर्स, डीप सेडेशन की. 33% जो पर्सन वेंटिलेटर्स पर थे उन्होंने आईसीयू एक्वायर्ड मसल वीकनेस भी डेवलप की एंड इनमें से जो 50% है उन्होंने सेप्सिस भी डेवलप किया एंड 50% पेशेंट्स जो हैं वो आईसीयू में भी रहे फॉर एटलीस्ट 1 वीक, जो कि प्रोन भी हैं आईसीयू एडब्ल्यू के, दैट इज़ आईसीयू एक्वायर्ड मसल वीकनेस. आईसीयू को लीव करने के बाद 30 से 80% प्रॉब्लम्स को डेवलप करते हैं रिलेटेड टू कॉग्निटिव फंक्शन या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि फॉलिंग या स्टेइंग अस्लीप. इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो ये रिकमेंड किया जाता है कि पिक्स को अवॉइड करने के लिए जो पेशेंट्स यूज़ है डीप सेडेशन का वो लिमिटेड करना चाहिए एंड अर्ली मोबिलिटी को इनकरेज करना चाहिए अलोंग विद गिविंग दैम एग्रेसिव फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी. इसके साथ साथ पेशेंट्स को लोअर डोज देनी चाहिए पेन मेडिकेशंस की जब भी पॉसिबल हो एंड लंग एंड कार्डियोवैस्कुलर रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट्स भी देने चाहिए विद ट्रीटमेंट्स फॉर डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड पीटीएसडी. नाउ टाइप ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरसेस. तो कोरोना वायरस एक फैमिली है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस के अंदर डिसीज क्रिएट कर रही है. ब्रॉडली जो कोरोना वायरस है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो कि निडो वायरल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर कोरोना विरिडेई एक है. कोरोना विरिनी जो है वो 2 सब फैमिलीज ऑफ कोरोना विरिडिए है एंड जो अदर 2 हैं टोरो विरिनी वो भी एक है. एंड कोरोना विरिनी को ट्रांसफर मतलब और क्लासीफाई कर सकते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कोरोना वायरसेस के अंदर. इन वायरसेस को नेम इसीलिए दिया गया है बिकॉज ऑफ द स्पाइक्स. कुछ स्पाइक्स मिलते हैं इनके सरफेस पे जिसकी वजह से क्राउन जैसा अपीयरेंस आता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया. पहला कोरोना वायरस जो था वो आइसोलेट किया गया था 1937 में एंड ये एक इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस था जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीज हुई थी चिकन्स के अंदर.
कोरोना वायरसेस जिससे ह्यूमंस अफेक्ट हों तो हंड्रेड्स ऑफ कोरोना वायरसेस जिसकी वजह से डिसीज होगी एनिमल्स में, सच एज पिग्स, कैमल, बैट्स एंड कैट्स, एंड 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया गया जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। पिछले 2 दशकों में मोस्ट जो एग्रेसिव कोरोना वायरस है वो इमर्ज हुए। इनमें है एक आपका सार्स सीओवी, मर्स एंड सार्स सीओवी 2 जो कि अभी है। 1965 में साइंटिस्ट डीजे टायरल एंड एमएल बाइनी जो थे वो पहले थे जिन्होंने ह्यूमन कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया नेसल वॉशिंग ऑफ मेल चाइल्ड को जिसके सिम्टम्स थे कॉमन कोल्ड के। उन्होंने स्ट्रेन B814 इसको टर्म दिया 1968 में कोरोना वायरस। 7 टाइप्स हैं जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, जिनमें तो 2 हैं अल्फा कोरोना वायरस, 229E एंड NL63, एंड 4 है बीटा OC43, HKU1 MERS एंड SARS CoV। सोर्सेस क्या है? सभी 4 कैटेगरीज के कोरोना वायरस जो है वो मैमल्स में मिल सकते हैं, लेकिन जो बैट कोरोना वायरसेस हैं वो जीन सोर्स हैं अल्फा और बीटा कोरोना वायरसेस के। जो एवियन कोरोना वायरस है वो जीन सोर्स है गामा एंड डेल्टा कोरोना वायरस का। तो कब ह्यूमन कोरोना वायरसेस को आइडेंटिफाई किया गया? तो 229E को 1967 में, NL63 एंड HKU1 को नीदरलैंड्स में 2004 में, SARS CoV को 2003 चाइना में, MERS को 2012 सऊदी अरेबिया में, SARS CoV2 को 2019 वुहान में, एंड सोर्स अभी पता नहीं है लेकिन पॉसिबली बैट्स ही है। Now, how Kerala's Kasargod has fought coronavirus? तो रिसेंटली सेंटर ने शोकेस किया है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड कंटेनमेंट मॉडल केरला कसारगोड का, जो कि अर्लीस्ट स्पॉट थे इंडिया कोविड-19 मैप के अंदर, एंड सक्सेस स्टोरी भी रही अब उनकी। शोकेस क्यों किया गया कसारगोड को? क्योंकि 3rd केस जो था कोविड-19 का कंट्री के अंदर, एक स्टूडेंट को एयरलिफ्ट किया गया फ्रॉम वुहान ऑन February 3rd, एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मैसिव एक्सरसाइज की ताकि 150 ऑड कॉन्टैक्ट्स उस एक स्टूडेंट के ट्रेस किए जा सके। एंड केरला गवर्नमेंट ने फिगर्स अपलोड की कि 169 केसेस थे एंड 0 डेथ्स थी 19 अप्रैल तक। यूनिक अचीवमेंट रही खुद के अंदर ही, एंड गिविंग द फैक्ट कि लार्ज पॉपुलेशन जो है वो सेटल्ड है अब्रॉड के अंदर। इन्फेक्टेड में से 123 को रिकवर किया गया है, सिर्फ 46 एक्टिव केसेस हैं अमंग द ओरिजिनल 169। कसरगोड मॉडल एग्रेसिव टेस्टिंग हुई, इसके अंदर टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हुई, इफेक्टिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे सभी फंक्शनिंग। सेक्शन 144 इम्पोज की गई एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, 7 ड्रोन्स एम्प्लॉय किए गए सर्वेलेंस के लिए, एंड केयर फॉर कसरगोड इनिशिएटिव के अंदर एक डिटेल एक्शन प्लान बनाया गया, कॉमन कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान बनाया गया ताकि सिचुएशन जो है वो टैकल डाउन करी जा सके। एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग सभी क्वारंटाइंड पीपल को ट्रैक किया गया यूजिंग GPS। सभी इसेंशियल्स उन्हें होम डिलीवर किए गए कंटेनमेंट के अंदर, क्लस्टर जोन्स के अंदर, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। सोशल डिस्टेंसिंग कॉल्ड ब्रेक द चैन, इसको डिलीवर किया गया, इस मैसेज को, सोशल डिस्टेंसिंग को। कोर टीम्स बनाई गई एंड स्ट्रॉन्ग वेलफेयर कंपोनेंट बनाया गया। कम्युनिटी किचन्स ने फ्री फूड इनको दिया। जन जागृत समिति वार्ड लेवल पर बनाई गई ताकि मैसेज जो है वो हर पर्सन तक पहुंच सके। 17373 पीपल को क्वारंटीन किया गया, 100 से 150 सैंपल्स हर दिन चेक किए गए एंड नए टेस्टिंग लैब्स भी स्टार्ट किए गए। मेडिकल कॉलेज जिनके अंदर 200 बेड्स थे, ICU फैसिलिटी थी, उन्हें ऑपरेशनलाइज्ड किया 4 डेज़ के अंदर, एंड 709 बेड कोविड-19 केयर सेंटर भी हैं। आशा एंड हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने हाउस होल्ड सर्वेस किए। सभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर जो हाई रिस्क केसेस थे, मीन्स जिनकी उम्र 60 से अबव है, उनको आइसोलेशन सेंटर्स में क्वारंटीन किया गया, एंड दिस वाज डन एज मैनी होम्स जिनके अंदर सेपरेट टॉयलेट्स भी नहीं थे। आगरा मॉडल भी देख लेते हैं। क्लस्टर कंटेनमेंट एंड आउटब्रेक कंटेनमेंट प्लान इन आगरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई किए एपी सेंटर, डेलिनेट किया पॉजिटिव कन्फर्म्ड केसेस को, डिप्लॉय किए स्पेशल टास्क फोर्स। एक्टिव सर्वे कंटेनमेंट प्लान के थ्रू हॉटस्पॉट्स को मैनेज किया गया। हॉटस्पॉट एरिया को आइडेंटिफाई किया गया विद इन अ रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर
फ्रॉम द एपिसेंटर एंड 5 किलोमीटर बफर जोन भी आइडेंटिफाई किए गए। भीलवाड़ा मॉडल में भी कंप्लीट आइसोलेशन किया गया, सेक्शन 144 सीआरपीसी इम्पोज करके। फर्स्ट फेज़ में एसेंशियल सर्विसेज अलाउड की गई, सेकंड केस में शटडाउन जो था वो टोटल था विद द सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स को भी सील कर दिया गया। चेक पोस्ट लगाए गए हर एंट्री एंड एग्जिट पे, ट्रेन बसेस कार सभी स्टॉप कर दी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स थे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, उन्हें भी कहा गया कि वो भी बॉर्डर्स को सील कर दें। एंड जो मैसेज था भीलवाड़ा का वो था रथलेस कंटेनमेंट। देन पथानमथिट्टा मॉडल, तो केरला डिप्लॉयड टेक्नोलॉजी टू अ लार्ज एक्सटेंट इन अ पथानमथिट्टा मॉडल 2। हर पर्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रहा था उसको स्क्रीन किया गया, डाटाबेस क्रिएट किया गया, ग्राफिक्स क्रिएट किए गए ताकि ट्रैवल रूट जो है वो पब्लिसाइज किया जा सके। सेल्फ रिपोर्टिंग इसके वजह से हुई एंड पीपल ने रियलाइज़ किया रूट मैप से एंड ट्रैवल मैप से दैट अगर वो कोविड-19 की वजह से पॉजिटिव हो गए हैं तो उन्हें स्क्रीन कराना चाहिए एंड ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। क्लासिकल स्वाइन फीवर, 1300 पिग्स से भी ज़्यादा डाइड पाए गए 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न आसाम के अंदर बिकॉज ऑफ क्लासिकल स्वाइन फीवर। हॉक कोलेरा या क्लासिकल स्वाइन फीवर एक कंटेजियस वायरल डिसीज़ है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड स्वाइन की। ये इसी वजह से होती है, वायरसेस की वजह से, जिसकी वजह से वायरल डायरिया आता है पिग में, शीप में। एंड ये जो डिसीज़ है ये सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं अफेक्ट करती बल्कि प्रिकॉशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट पिग्स डिसीज़ है इंडिया में, 400 करोड़ रुपीज़ हर साल इस पर खर्च हो रहे हैं। एंड पॉपुलेशन की पिग्स की जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो गई 2019 में। इंडिया में अभी 22 मिलियन डोजेस चाहिए क्लासिकल स्वाइन फीवर की वैक्सीन ईच ईयर, लेकिन हमारे पास से 1.2 मिलियन डोसेज ही प्रोड्यूस हो पा रही हैं। एंड रीज़न यही है कि 50 डोसेज जो है वो प्रिपेयर होती है फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ रैबिट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे, तो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करता है 25 अप्रैल को एंड थीम है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ये स्टार्ट किया गया था 25 अप्रैल 2007 को जब 60th सेशन हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी का। मलेरिया पैरासाइट से हो सकता है एंड किसी भी सर्टेन टाइप ऑफ मॉस्किटो को ये इन्फेक्ट कर सकता है जो कि ह्यूमंस को फीड करता हो। एंड स्प्रेड जो है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से भी हो सकता है जो कि ह्यूमन होस्ट की स्किन के अंदर एंटर कर जाती है। 4 काइंड ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स है जो कि ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम, पी विवेक्स, पी ओवेल, पी मलेरियाई। इसके साथ पी नोलेसी एक टाइप ऑफ मलेरिया है जो कि नेचुरली इन्फेक्ट करता है मैकेक्यूज को साउथ ईस्ट एशिया में, ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है एंड ऑल्सो कॉज मलेरिया दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, जूनोटिक मलेरिया। मलेरिया लीडिंग कॉज है ह्यूमन मॉर्बिडिटी का एंड मोर्टेलिटी का। ह्यूज प्रोग्रेस देखी गई इन टैकलिंग द डिसीज़, लेकिन अभी भी 212 मिलियन न्यू केसेस है मलेरिया के। 4,30,000 मलेरिया रिलेटेड डेथ्स हर साल पाई जाती हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है। एंड काफ़ी सारे केसेस 80% डेथ्स, 90% वो सब सहारन अफ्रीकन के अंदर है। इंडिया के क्या एफर्ट्स है, इंडिया की प्रोग्रेस है मलेरिया से फाइट करने में। ईस्ट एशिया समिट 2015 में इंडिया ने प्लेज किया था कि 2030 तक हम इस बीमारी को ख़त्म कर देंगे। एंड पब्लिक डिक्लेरेशन के बाद इंडिया ने 5 ईयर नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान भी लॉन्च किया फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। एंड मलेरिया कंट्रोल से एलिमिनेशन हमारा टारगेट हो गया है। एंड 571 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 678 में से 571 डिस्ट्रिक्ट्स में से हमें इसको बिल्कुल ख़त्म करना है 2022 तक। एक और इनिशिएटिव दमन याद रखिएगा, दैट इज़ दरगम अंचलेरी मलेरिया निराकरण इनिशिएटिव। तो ये उड़ीसा का है, सर्विसेज दी जाती हैं हार्डेस्ट हिट पीपल को। इसे जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया है ICMR NIMR ने, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च ने, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ने NVBDCP, उड़ीसा एंड मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर MMV ने।
ADB's कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर्स का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है इसी केयर्स प्रोग्राम के लिए, ताकि प्रोटेक्शन दी जा सके पुअर वल्नरेबल वुमेन डिसएडवांटेज्ड पीपल को, मोर देन 800 मिलियन पीपल को अगले 3 महीने के लिए। एंड टेस्ट ट्रैक ट्रीटमेंट कैपेसिटी को भी बिल्डअप किया जा सके। तो ये से स्टार्ट इसीलिए किया गया है ताकि इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स दे गवर्नमेंट को इन द फेस ऑफ दिस ग्लोबल क्राइसिस, एंड फर्स्ट सपोर्ट मिले ताकि इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। ये जो प्रोग्राम है ये इज़ ए मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट। तो डॉक्टर्स ने स्लाइट राइज पाया गया उन बच्चों में जिनको इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, दैट इज़ मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट। एंड ये जो राइज है ये ऑलरेडी पास्ट 3 वीक्स में देखा गया है लंदन में, यूके में। तो ये सेवरे इम्यून सिस्टम है जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है मल्टीपल वेज में, ब्लडी वेसल्स को लीकी बना देता है जिसको कवासाकी डिसीज़ भी कहते हैं, बीपी लो हो जाता है, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है लंग्स एंड ऑर्गन्स में। ये एक्सट्रीमली सीरियस है एंड पेशेंट को अर्जेंट इंटेंसिव केयर चाहिए हार्ट, लंग्स एंड अपने किडनीज़ को सपोर्ट करने के लिए। क्या कोई और सिम्टम्स भी हैं? तो वो चिल्ड्रन जिनका ओवरलैपिंग सिम्टम्स हो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का एंड अनयूजुअल कावासाकी डिसीज़ का। दूसरे सिम्टम्स के अंदर एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, हार्ट इन्फ्लेशन भी आता है। कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो कंडीशन है ये वायरस में चेंज होने की वजह से हुई है, बट ये पोस्ट इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ट्रिगर्ड बाय कोरोना वायरस। इसे अडल्ट्स में पाया गया एंड मोर इल इन द सेकेंड फेज ऑफ इन्फेक्शन। क्या ये डिसीज़ कोविड-19 से रिलेटेड है? तो कुछ ही बच्चे हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए कोविड-19 के लिए, तो ये अनक्लियर है कि ये वायरस से रिलेटेड है। TSS क्या होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो सर्टेन बैक्टीरिया जब एंटर कर जाए बॉडी में एंड हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज़ करे। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो कंडीशन बहुत फेटल हो जाती है। हाई टेम्परेचर, फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे कि हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, डायरिया, डिजीनेस, फेंटिंग, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, कन्फ्यूजन, ये सब इससे होता है। कावासाकी डिसीज़ एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है ब्लड वेसल्स की, चिल्ड्रन में होती है जिनकी एज 5 से कम हो, अफेक्ट करती है बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स को। सीरियस इफेक्ट हार्ट पर होता है क्योंकि इससे इन्फ्लेमेशन होती है कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट। इससे एनलार्जमेंट होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एन्यूरिज्म्स जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ते हैं। एंड सिम्टम्स के अंदर फीवर, चेंज इन एक्सट्रीमिटीज़, रैशेज, रेडनेस भी होती है कॉर्निया के अंदर, एंड रेड एंड क्रैक्ड लिप्स, एक रेड टंग एंड लिम्फ नोड एनलार्जमेंट ऑफ द नेक। देखिए ज़्यादातर जो आपके ये टॉपिक्स थे ये डिसीज़ से रिलेटेड थे ड्यू टू कोरोना वायरस। इनके आप नोट्स ज़रूर बना लें। अब हम कुछ स्टार्ट करेंगे गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीआई एक विंग सेटअप करने जा रहा है फॉर बैंकिंग फ्रॉड ओवरसाइट। तो आरबीआई एक एक्सक्लूसिव विंग बनाएगा बैंकिंग फ्रॉड ओवरसाइट के लिए एंड अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं रिवील किया गया है। इसके अंदर मेटा डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस की टीम्स होंगी, टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस यूनिट्स, प्रो एक्टिव रिस्क असेसमेंट सेल होगी, एक्सपर्ट्स होंगे प्राइवेट सेक्टर से जो कि न्यू मेंबर्स को भी ट्रेन करेंगे। एक सेपरेट विंग की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि लोन फियास्को जो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर देखा गया, तो आरबीआई हैड बीन मुलिंग वेज टू प्रोएक्टिवली डिटेक्ट सच फ्रॉड्स एंड प्लान के अकॉर्डिंग जो बैंकिंग रेगुलेटर हैं उन्होंने लास्ट ईयर एक सेपरेट कैडर भी क्रिएट किया खुद के ही एम्प्लॉयज़ का जो कि रेगुलेशन एंड ओवरसाइट सेक्शंस में काम करेंगे। फिर येस बैंक का क्राइसिस से भी ये फील हो गया कि ज़रूरत है ऐसे विंग की जो कि कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए देखे जाए। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आई गॉट। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉट लॉन्च किया इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, दैट इज़ इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, हाइजीन वर्कर्स, टेक्नीशियंस, ऑक्सिलरी नर्सिंग, मिडवाइव्स, सेंट्रल एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल सर्विस
स्कीम, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, देन अदर वॉलंटियर्स भी जो कि कोविड-19 पैंडमिक से लड़ने में मदद करेंगे। इसको होस्ट किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दीक्षा प्लेटफॉर्म ने। ये क्यूरेटेड रोल स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर 9 कोर्सेज होंगे टॉपिक्स पे, जैसे कि कोविड के बेसिक्स, आईसीयू केयर एंड वेंटिलेशन मैनेजमेंट, clinical management, infection prevention through PPE, infection control and prevention, quarantine and isolation, laboratory sample collection and testing, management of COVID-19 cases, COVID-19 ट्रेनिंग। ज़रूरत क्यों है इसकी? क्योंकि इंडिया के जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं वो ऑलरेडी इंगेज्ड है, लेकिन अभी भी लार्ज फोर्स नीडेड है टू डील विद दिस पैंडमिक। दीक्षा पोर्टल भी एचआरडी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है टीचर को कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ स्टाइल ज़्यादा डिजिटल बना सकते हैं। एंड उनकी टैगलाइन भी है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर आवर टीचर्स आवर हीरोज़। ये जो पोर्टल है ये पूरा टीचर की लाइफ साइकिल को दिखाता है कि किस तरीके से दे वर इनरोल्ड एज अ स्टूडेंट टीचर्स इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, एंड फिर वो कैसे रिटायर होते हैं एज टीचर्स। टीचर्स लर्न करते हैं, ट्रेन करते हैं खुद को असेसमेंट रिसोर्सेज के थ्रू, हेल्प करते हैं टीचर्स को बूस्ट देयर टीचिंग स्किल्स, एंड खुद का प्रोफाइल क्रिएट करते हैं विद देयर स्किल्स एंड नॉलेज। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के बारे में। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट्स एप्पल एंड गूगल ने अनाउंस किया है कि वो डेवलपिंग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को पार्टनरशिप में करके बनाएंगे, ताकि गवर्नमेंट एंड हेल्थ अथॉरिटीज़ को मदद मिल सके नोवल कोरोना वायरस पैंडमिक को रोकने के लिए। एंड दे आर प्लानिंग कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन बनाएंगे जो इंक्लूड करेगा एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, इंटरफेसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल टेक्नोलॉजी। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एसेंशियल है ताकि एपिडेमिक्स को कंट्रोल में लाया जा सके, एंड इससे सरकार को मदद मिलेगी लॉकडाउन ऑर्डर्स को रिलैक्स करने में भी। तो उन पीपल को आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑन द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड उनको आइसोलेट किया जाएगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू पीपल जो ऐसे कॉन्टैक्ट में आए उनको अलर्ट एंड आइडेंटिफाई किया जाएगा। प्रॉम्प्ट आइसोलेशन एंड एडमिशन किया जाएगा सिम्प्टोमेटिक पर्सन का टू अ ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ताकि डिले जो है वो डिक्रीज हो टू सपोर्ट ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से लाइक्लीहुड इम्प्रूव हो फॉर सर्वाइवल। तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है कि आइडेंटिफाई करना, असेस करना, मैनेज करना पीपल को जो कि एक्सपोज्ड हो गए हैं टू अ डिसीज़, ताकि ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ना हो। कोरोना वायरस न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे गूगल एंड एप्पल। ये एक फ़ोन बेस्ड मैचिंग होगा विया ऑफिशियल ऐप्स, जो कि हेल्प करेगा पीपल को अलर्ट करने में अगर वो कांटेक्ट में आते हैं ऐसे लोगों से जो कि डायग्नोज्ड हुए हों कोविड-19 से। इसको एक काम करने के लिए कोविड-19 पेशेंट्स को डिक्लेयर करना होगा अपना स्टेटस टू द रिस्पेक्टिव ऐप्स वॉलंटरली। इसको फॉलो करते हुए सभी लोग जो एंड्रॉयड, iOS स्मार्टफोन्स जिनके पास होगा वो डिटेक्ट कर लेंगे अगर उनके आसपास ऐसा कोई पेशेंट रहता है। तो इसका मतलब आपको नोटिफाई किया जाएगा अगर कोई स्ट्रेंजर आपके पास हो एंड वो पॉजिटिव हो फॉर द डिसीज़। देन ब्लूटूथ बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी बिल्ड की गई इनटू द एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म्स, एंड यूजर्स इस फीचर को भी यूज़ कर पाएंगे विदाउट डाउनलोडिंग एन ऐप। नाउ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ कर दिया है मीडिया वॉचडॉग ग्रुप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। ठीक है, नॉर्वे फर्स्ट आया है लगातार चौथी बार, फिनलैंड एंड डेनमार्क सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे। तो NFD इम्पैक्ट कोरोना वायरस पेंडेमिक का, तो इससे प्रेस फ्रीडम को थ्रेटन हुआ एंड क्राइसिस वर्सन भी हुई, बिकॉज जो रिपोर्टर्स ने फेस की पैंडेमिक ने ऑलरेडी रीडिफाइन कर दिए हैं नॉर्म्स। US एंड जो ब्राज़ील है वो मॉडल्स हैं हॉस्टिलिटी के टुवर्ड्स द न्यूज़ मीडिया। चाइना, ईरान एंड इराक को क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि उन्होंने सेंसर किया कवरेज को। इंडिया जो है वो 2 प्लेसेस ड्रॉप हो गया है, 142 पोजीशन हमारी आई है। एंड 2019 में कोई मर्डर नहीं हुआ जर्नलिस्ट का, जबकि 6 का हुआ था 2018 के अंदर।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पब्लिश करते हैं, 2002 से ही कर रहे हैं हर साल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मेज़र करता है कि मीडिया फ्रीडम कितनी है 180 कंट्रीज़ में, उनका प्लूरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, क्वालिटी ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, ये सब देखा जाता है। लेवल ऑफ मीडिया फ्रीडम वायलेशंस देखी जाती हैं। एंड क्वेश्चन बनाया जाता है 20 लैंग्वेजेस में, जिसे कंप्लीट करना होता है एक्सपर्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ एफ ए टी एफ देखिए हमने कई बार कर लिया है, एंड बस मैं इसका मेन आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी एंड मेन पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। तो पाकिस्तानी कोर्ट ने एक डिसीजन लिया सिंध में कि वो अहमद उमर शेख सईद को एक्विट करेंगे, क्योंकि उन्होंने मर्डर किया करवाया, मतलब बोला गया है जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का, एंड इट विल बी रेज्ड बाय इंडिया एट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ एफ, जहाँ पे पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट स्टेटस है वो डिस्कशन के लिए आएगा। ये जो अक्यूज है इन द मर्डर ऑफ यूएस जर्नलिस्ट, इसे रिलीज़ किया था इंडिया ने इन 1999 इन एक्सचेंज ऑफ 155 होस्टेजेस। तो एफ देखिए एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में G7 के इनिशिएटिव में बनी थी, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि जनरेट करती है नेसेसरी पॉलिटिकल विल कि नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म को जनरेट किया जा सके। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो OECD हेडक्वार्टर्स पेरिस के अंदर है। पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करती थी, 2001 में इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी जोड़ा गया, 2012 में इसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोलिफरेशन भी जोड़ा गया। एफ के अंदर 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मोस्ट मेजर फाइनेंसिंग सेंटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इसके अंदर ऑब्जर्वर्स भी हैं, एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। ऑब्जेक्टिव यही है लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स लेने हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स को कॉम्बैट किया जा सके। ब्ले लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट होती है। ब्ले लिस्ट के अंदर जिन्हें नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ या टेरिटरीज कहते हैं वो ब्लैक लिस्ट में डाले जाते हैं, जो कि टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। जो एफ है वो रिवाइज करता है ब्लैक लिस्ट को, रेगुलरली ऐड और डिलीट भी करता है एंट्रीज को। ग्रे लिस्ट वो होती है जो कि सेफ हेवन है, सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को, एंड ये वार्निंग होती है उन कंट्रीज के लिए कि आप ब्लैक लिस्ट के अंदर भी आ सकते हैं। एफ के ये ज़रूर देख लीजिए, अगर ग्रे लिस्ट के अंदर आ जाते हैं तो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADP से इकोनॉमिक सैंक्शंस मिलने में दिक्कत होती है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB अदर कंट्री से लोन लेने में प्रॉब्लम होती है, इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाती है एंड इंटरनेशनल बॉयकॉट भी फेस करना पड़ता है। FATF प्रेसिडेंट एक सीनियर ऑफिशियल होते हैं जिसे FATF प्लेनरी ही अपॉइंट करती है अपने ही मेंबर्स में से फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। Now, additional trade barriers violate WTO's principle of non-discrimination. चाइना ने कहा कि जो एडिशनल बैरियर्स इंडिया ने लगाए हैं इन्वेस्टर्स के लिए, अभी हमने पढ़ा था ना कल की वीडियो के अंदर कि कुछ कंट्रीज़ के ऊपर लगाए हैं डिस्क्रिमिनेशन, तो WTO का प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन वायलेट करता है, ऐसा चाइना ने इंडिया के बारे में कहा। एंड ये अगेंस्ट है जो लिबरलाइजेशन है जनरल ट्रेंड का एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इशू क्या है, 17 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि वो कंपनीज जो कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं वो अब सिर्फ अंडर द गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्ट करेंगी। तो जो रिवाइज्ड FDI पॉलिसी है वो अपॉर्चुनिस्टिक, ताकि टेक ओवर ना हो पाए, एक्विजिशन ना हो पाए इंडियन कंपनीज़ का, इसीलिए किया गया था। लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मेनली हर्ट चाइना के जो फुटप्रिंट है इंडिया के बिजनेस स्पेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, खास करके 2014 के बाद। एंड जो लेटेस्ट मेजर्स हैं वो चाइना के एक्सपेंशन को रोकना चाहते हैं इन इंडिया। ये हमने कल की वीडियो में किया था। चाइना के कंसर्न्स क्या है, जो अमेंडेड पॉलिसीज़ है उसके थ्रू ये कहा गया कि हर टाइप की इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स करेंगे उसे गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत होगी। ना ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स नहीं डिस्टिंग्विश की गई, ना ही लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज, ना ही डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट का अप्रूवल नेसेसरी कर दिया चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के लिए एंड रिड्यूस किया नंबर ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अवेलेबल फॉर अ प्रोस्पेक्टिव सेलर्स एंड ड्राइव डाउन द वैल्यूएशन। ये ब्लैंकेट एप्लीकेशन से
अनइंटेंडेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। चाइना का कहना है कि जो लेटेस्ट एफडीआई मेजर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो G20 लीडर्स के कंसेंसस को कंफर्म नहीं करते, ना ही ट्रेड मिनिस्टर्स के, कि एक फ्री फेयर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश किया जा सके एंड मार्केट्स को ओपन रखा जा सके। तो इन्होंने किस बेसिस पे ये कहा है? एक प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, दैट इज गैट पर्सपेक्टिव। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक की कॉन्सेप्ट है WTO लॉ के अंदर, जहाँ पे आप सेंट्रल एंड इसेंशियल जो चीज़ें हैं उनको आप नो नहीं कह सकते, नो नहीं कह सकते। जो प्रिंसिपल है वो 2 पिलर्स पर है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑब्लिगेशन, एंड दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट ऑब्लिगेशन। जो प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का वो फंडामेंटल है ताकि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को बैलेंस किया जा सके। इंडिया ने अपने आप को कैसे डिफेंड किया है? इंडिया की जो ट्विकिंग एफडीआई रूल्स है वो WTO नॉर्म्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं एंड दैट अलाउ कंट्रीज टू मेक सच चेंजेस, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। यूरोप में भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने लॉज चेंज किए हैं ताकि वो सिमिलर सिचुएशन से कोप अप कर सकें। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं है। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट को स्पूक अप किया गया पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने, जिसमें अभी हमने किया था ना कि उनका कितना ज़्यादा $22 बिलियन, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बनाया बट पढ़ाया था कि इनका $22 बिलियन का बिजनेस इंडिया के अंदर हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? कॉम्प्रीहेंसिव फैमा नोटिफिकेशन देखा जाएगा, सैबी क्लैरिफाई करेगा ये सब अबव कंसर्न्स कि ये कोरोना वायरस की वजह से किया या कैसे किया गया। ठीक है, हम अपनी टिप्पणी इसके अंदर नहीं देंगे। स्टडी ऑन चाइना डैम्स ब्रिंग्स ब्रह्मपुत्रा इनटू फोकस। तो चाइना के डैम्स को जब पढ़ा गया तो उससे ब्रह्मपुत्रा के ऊपर फोकस आया। चाइना की जो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ है मेकोंग रिवर के पास, एक रिसेंट स्टडी पाई गई कि जो डैम बिल्डिंग एक्सरसाइज है वो वार्न करती हैं कि मिलियन ऑफ लाइवलीहुड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। US फंडेड स्टडी की गई रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म आइज ऑन अर्थ ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया UN बैक्ड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप एंड लोअर मेकोंग इनिशिएटिव ने, जो कि एक मल्टीनेशनल पार्टनरशिप है US का विद कैम्बोडिया, लेओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। चाइना ने अपना सबसे पहला डैम अपर मेकोंग में बनाया था 1990s में एंड अब इसके अंदर 11 डैम्स हैं। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर अप स्ट्रीम जो है वो ये होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से ड्रॉट आते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर एंड ऑल्ट्रेशन करते हैं ये रिवर के नेचुरल फ्लो को। जो चाइना का डैम मैनेजमेंट है उससे एरेटिक एंड डिवास्टिक चेंजेस आते हैं वाटर लेवल्स में। अनएक्सपेक्टेड डैम्स जो हैं वो रैपिड राइज कर रहे हैं रिवर लेवल में भी, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डेथ्स भी हो सकती हैं एंड डैमेज भी हो सकता है। इंडिया को चिंता करने की क्या ज़रूरत है? तो इंडिया जो है वो कंसर्न शो कर रहा है ओवर द डैम बिल्डिंग ऑन द ब्रह्मपुत्रा। 2015 में चाइना ने ऑपरेशनलाइज किया था अपना पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट जांगमू एंड 3 जो है वो डागू, जेक्सू एंड जियाचा के अंदर भी डेवलप किए गए। इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि जो डैम्स हैं वो क्वांटिटी को इम्पैक्ट नहीं करते ब्रह्मपुत्रा फ्लोज को, बट स्टोर करते हैं वाटर फॉर पावर जनरेशन। ब्रह्मपुत्रा एंटायरली डिपेंडेंट नहीं है अपस्ट्रीम फ्लोज पर एंड 35% जो बेसिन है वो इंडिया में है। इंडिया का चाइना के साथ कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट भी नहीं है। मेकोंग रिवर 4350 किलोमीटर 2700 माइल्स की है। 6 कंट्रीज से ये गुजरती है, चाइना से स्टार्ट होके जहाँ इसको लैंकिंग रिवर कहा जाता है, फिर ये कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार एंड फिर साउथ चाइना सी वे वियतनाम के अंदर गिर जाती है। ये लाइफ ब्लड है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एंड सपोर्ट करती है 200 मिलियन लोगों को जो कि फार्मिंग एंड फिशिंग के लिए इसी पर डिपेंड है। तो ये अब आप देखिए, ये आपकी मेकोंग रिवर है, ठीक है, एंड ये 6 कंट्रीज से गुजर रही है। ये आपका चाइना हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे यूरो कोरोना बॉन्ड्स। तो कोरोना बॉन्ड्स जो है वो पॉसिबल रिजोल्यूशन हो सकते हैं यूरो जोन को एलिविएट करने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को, एंड ये आइडिया जो है वो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज ले रहा है अमंग्स द EU। कोरोना बॉन्ड्स एक कलेक्टिव डेप्ट है अमंग्स्ट EU मेंबर
स्टेट्स। एम यही है, फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करना है यूरोजोन कंट्रीज़ को विच वॉज बैटर्ड बाय द कोरोना वायरस। इन फंड्स को म्यूचुअलाइज किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू एंड विद द डेप्ट टेकन कलेक्टिवली बाय ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इशू क्या है, सभी कंट्रीज़ नॉट ओनली इन द यूरोपियन यूनियन इसके फेवर में है, सभी फेवर में नहीं है। जो कोरोना बॉन्ड्स का आइडिया है उससे री इन्फोर्समेंट मिला 9 EU कंट्रीज से to reach a financial solution as soon as possible. स्टीप ऑपोजिशन भी पाया गया, जो रेजिस्टेंस है नोटेबली फ्रॉम फ्रूगल फोर दैट इज जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ओपोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर EU मेंबर स्टेट को अपने फाइनेंसेस ऑर्डर में ही कीप करने चाहिए। कोरोना बॉन्ड्स क्यों होने चाहिए, कोरोना बॉन्ड्स की एडवांटेज ये होगी कि यूरोपियन कंट्रीज़ को अलाउ हो जाएगा कि वो इसेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकती हैं एंड वो स्टेट्स जो इकोनॉमिक एड रिसीव कर रही हैं बिना अपना नेशनल डेप्ट को एक्सपेंड किए हुए, एंड इससे यूनिटी डिस्प्ले होगी। इसका कंसर्न क्या है, जो डिसएडवांटेज है कोरोना बॉन्ड्स का, क्योंकि इससे डेप्ट सस्टेनेबिलिटी नेसेसरली इनहेंस नहीं होगी बल्कि फ्यूचर डेप्ट फॉरगिवनेस बढ़ेगी। डिस्टिंग्विश किया गया बिटवीन कोरोना वायरस रिलेटेड डेप्ट एंड लिगेसी डेप्ट। जो इम्प्लीमेंटेशन है कॉमन बॉन्ड अमंगस्ट EU मेंबर स्टेट्स की, इट कुड ऑल्सो पोटेंशियली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ये जो डिले है ये आइडियल नहीं है कंट्रीज़ के लिए जिन्हें एसेस चाहिए टू फंड्स इमीडिएटली। नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली अटेंड किया एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक प्लेनरी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। जो डिस्कशंस थे वो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा के ऊपर बेस्ड थे। टाइटल था एक्सेप्शनल टाइम्स एक्सेप्शनल एक्शन। जो मेंबर्स थे उन्होंने अपडेट किया कमेटी को ऑन द actions and measures taken by member countries to combat COVID-19 एंड ये भी रिमार्क किया कि IMF का जो क्राइसिस रिस्पॉन्स पैकेज है टू एड्रेस ग्लोबल लिक्विडिटी एंड मेंबर्स फाइनेंसिंग नीड्स। IMFC के अंदर 24 मेंबर्स है, 187 गवर्नर्स। इसका जो स्ट्रक्चर है वो यही है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। साल में 2 बार मिलते हैं, स्प्रिंग एंड एनुअल मीटिंग्स, डिस्कस करते हैं मैटर्स कॉमन कंसर्न के जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करे एंड एडवाइस करते हैं IMF को ऑन इट्स डायरेक्शन इट्स वर्क। मीटिंग के एंड में जो कमेटी होती है वो जॉइंट कम्युनिके इशू करती है समराइजिंग इट्स व्यूज़। IMF एडवाइस करती है, रिपोर्ट देती है IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कि किस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज एंड मैनेज किया जाए। ये प्रपोजल्स कंसीडर करती है बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड की आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट को अमेंड करें या नहीं। एडवाइस भी करती है उन मैटर्स पर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रेफ़र किए हों। ऑल दो जो IMFC है उसका कोई फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है, बट ये एक की इंस्ट्रूमेंट है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने के लिए टू द वर्क एंड पॉलिसीज ऑफ द फंड। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, तो एक रिसेंट रिपोर्ट इशू की US के स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑन एडरेंस टू एंड कंप्लायंस विद आर्म्स कंट्रोल, नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स कंप्लायंस रिपोर्ट, जिन्होंने कंसर्न्स रेज किए कि चाइना और जो रशिया है वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को वायलेट करके। रशिया एंड चाइना ने US के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया है। CTBT एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है जो कि ट्रीटी है बैन करती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को हर जगह हर किसी के लिए। इसे नेगोशिएट किया गया था एट द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जिनेवा एंड अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी, साइन किए थे 24 सितंबर 1996 को। ये जो ट्रीटी है इट विल एंटर इनटू फोर्स जब 44 स्टेट्स लिस्ट किए गए एनेक्स 2 ऑफ द ट्रीटी में, जब उन्होंने इसको रेटिफाई किया। इंडिया, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया है। ज़ीरो यील्ड क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन जो कि डिफाइन किया गया ज़ीरो यील्ड टेस्ट बैन जो कि प्रोहिबिट करता है सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट को, लेकिन
सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनामिक न्यूक्लियर टेस्ट को नहीं। सीटीबीटी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लास्ट बैरियर है ऑन द वे टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। ये न्यू न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने से मना करता है एंड एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने की बात करता है, लीगल बाइंडिंग लगाता है एंड प्रिवेंट करता है ह्यूमन सफरिंग एंड एनवायरमेंटल डैमेज को, जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग से होते हैं। नाउ 1930s ग्रेट डिप्रेशन, तो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज पढ़ेंगे इंडियन डायस्पोरा। तो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन क्या था? तो नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट होगी एंड कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि करंट क्राइसिस को कंपेयर किया है ग्रेट डिप्रेशन के साथ जो 1930 के अंदर हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस था जो यूएस में शुरू हुआ था 1929 में एंड 1939 तक पूरा वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट देखा गया था। 24 अक्टूबर 1929 से स्टार्ट किया गया, उसे ब्लैक थर्सडे माना जाता है। मॉन्यूमेंटली क्रैश अकर हुआ न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में एंड स्टॉक प्राइसेस 25% से गिर गए थे। ये कैसे शुरू हुआ था? तो जो वॉल स्ट्रीट क्रैश था उसको ट्रिगर किया गया माइनर इवेंट से एंड जो डिक्लाइन था वो एक्सटेंड हुआ ड्यू टू मोर डीप रूटेड फैक्टर्स जैसे कि एग्रीगेट डिमांड में फॉल होना, मिसप्लेस्ड मॉनेटरी पॉलिसीज एंड अनइंटेंडेड राइज इन इन्वेंट्री लेवल्स। यूएस के अंदर जो प्राइस एंड रियल आउटपुट था वो एकदम फॉल हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 47% गिर गई, होलसेल प्राइस इंडेक्स 33% गिर गया, रियल जीडीपी 30% से फॉल हुआ। एक हैवोक कॉज्ड हो गया यूएस के अंदर ड्यू टू गोल्ड स्टैंडर्ड्स, क्योंकि सभी वर्ल्ड की करेंसीज उससे पैक्ड हैं बाय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स एंड हर कंट्री जिस जॉब लॉसेस हुए, डिफ्लेशन हुए, ड्रास्टिक कॉन्ट्रैक्शन पाया गया आउटपुट के अंदर भी। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यूएस में 3.2% से 24.9% हो गई ये 1929 एंड 1933 में। यूके के अंदर 7.2% से 15.4%। बहुत ज़्यादा ह्यूमन सफरिंग हुई थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया था एंड यही प्रिंसिपल रीज़न था बिहाइंड द राइज ऑफ फैसिज्म एंड कॉन्सिक्वेंटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट पाया गया इंस्टीट्यूशंस पर एंड पॉलिसी मेकिंग पर भी एंड गोल्ड स्टैंडर्ड जो था उसको अबंडन करना पड़ा। इंडिया पर कैसे असर पड़ा? ग्लोबल क्राइसिस की वजह से एग्रीकल्चर प्राइसेस कम हो गए, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि अपने यहाँ पर तो तब ब्रिटिश रूल था। कॉलोनियल प्लेस मेकर जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने रुपये को डीवैल्यू करने से मना कर दिया, प्राइजेस कम हो गए क्योंकि ब्रिटिशर्स की फाइनेंशियल पॉलिसीज ही ऐसी थी। एंड अगेन जो मेंबर्स थे नेशनल कांग्रेस के उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। जो डिप्रेशन था वो विजिबल था क्योंकि हार्वेस्ट सीजन था 1930 में एंड इसके बाद ही महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी अप्रैल में ही। नो रेंट कैंपेन्स चलाए गए थे, रेडिकल किसान सभा स्टार्ट की गई थी बिहार एंड ईस्टर्न यूपी के अंदर। जो एग्रेरियन अनरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा देखा गया था रूरल इंडिया के अंदर। फार्मिंग क्लास जो ये सोच रही थी कि जो पार्टी है वो अचीव कर लेगी लैंडसाइड विक्ट्री 1936 एंड 1937, क्योंकि प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे ना 37 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसकी वजह से पार्टी का जो पॉलिटिकल माइट था दैट उन्हें पता चल गया कि इट कैन टेक मोर ईयर्स टू कम। नाउ यूरोपियन यूनियन यूरोस 500 बिलियन कोरोना रेस्क्यू डील। तो यूरोपियन यूनियन ने इतने अमाउंट का जो कोरोना रेस्क्यू डील है वो अनवील कर दिया है ताकि यूरोप के अंदर इस पैंडमिक को क्वेश्चन आउट किया जा सके। ये सेफ्टी नेट्स की तरह काम करेगा वर्कर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, पब्लिक फाइनेंसेस के लिए एज वेल एज ऑन अ रिकवरी प्लान। ये सेफ्टी नेट है हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए, वर्कर्स के लिए एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म को एसेस मिलेगा एंड 240 बिलियन यूरोज जो होंगे वो अवेलेबल होंगे एंड सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा कंपनीज़ के लिए भी। ठीक है, तो ये जो न्यू मेजर्स हैं ये अगेन नेशनल गवर्नमेंट्स जो है वो मतलब क्योंकि मनी जो है वो चैनलाइज्ड हो पाएगा, कंट्री प्लेज करेंगी कि वो जो ट्रबल उनको हुआ है टू हैव एक्सेस टू कैश डेफर टैक्स पेमेंट्स उसके लिए प्लेज ली जाएगी। एंड लास्ट मंथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 750 बिलियन यूरोज भी का पैकेज भी अनाउंस किया था। सो ये एक तरीके से ईयू रिकवरी फंड है।
नाउ हु आर द डेवलपिंग कंट्रीज इन द WTO? तो WTO के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन होती हैं? यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि WTO के रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि डेवलपिंग कंट्री का जो स्टेटस है चाइना का उसको चेंज किया जा सके। ट्रंप ने अक्यूज़ किया कि चाइना, देखिए पहले जो ट्रंप था उन्होंने इंडिया को भी अक्यूज़ किया था, ये हम पहले के करंट अफेयर्स में भी कर चुके हैं, बट मे बी ड्यू टू रिलेशंस और ड्यू टू कोरोना वायरस, जो भी रीज़न हो मैं अपनी बात नहीं रख सकती हूँ। एंड जो अब कहा गया है बस हम वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रंप ने अक्यूज़ किया चाइना को कि वो यूएस का एडवांटेज उठा रहा है थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि इफ़ बीजिंग इज़ कंसीडर्ड अ डेवलपिंग कंट्री तो यूएस भी ऐसा ही है। क्या चाइना को डेवलपिंग नेशन मानना चाहिए? इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो चाइना WTO का मेंबर है 2001 से ही। 2011 में चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था जीडीपी टर्म्स में, फर्स्ट लार्जेस्ट मर्केंडाइज एक्सपोर्टर है, फोर्थ लार्जेस्ट कॉमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्टर है, फर्स्ट डेस्टिनेशन है फॉर इनवर्ड FDI अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। तो अगर चाइना जो है वो फोर्स है टू टेक ऑन द ड्यूटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्री एंड वो बेनिफिट्स उठा रहा है, तो वेस्ट कुड सून आस्क कि अदर डेवलपिंग कंट्रीज भी जो कि अहेड ऑफ चाइना हो टू डू द सेम। तो WTO के अंदर तो देखिए कोई डेफिनेशन है नहीं कि डेवलप्ड कौन है, डेवलपिंग कौन है। मेंबर्स अपने आप को खुद अनाउंस करते हैं कि हम डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग है, लेकिन अदर मेंबर्स चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या फ़ायदे होते हैं डेवलपिंग कंट्री बनने के? तो एक तो सर्टेन स्टेटस मिल जाता है, कुछ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस मिल जाते हैं, ठीक है, थोड़ी ड्यूटी फ्री आपको मिल जाती हैं। तो WTO के नॉर्म्स क्या हैं? तो WTO सिस्टम के अकॉर्डिंग डेवलपिंग, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को डेजिग्नेट किया जाता है। अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में, ये एक वेल रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। जो आर्टिकल 18 है गैट का, वो रिकॉग्नाइज करता है कि इसका एम यही है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो सके उन कंट्रीज़ की जहाँ पर लो लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट है। कंट्रीज सेल्फ डेजिग्नेट करती हैं खुद को डेवलपिंग कंट्री ताकि वो एडवांटेज ले सके आर्टिकल 18 का ऑफ गैट एंड अदर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस का। ओके, सो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हम बोल रहे हैं तो इससे देखिए क्या होता है, एक तो लॉन्गर टाइम पीरियड मिलते हैं एग्रीमेंट कमिटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने के मेजर्स मिलते हैं, जो प्रोविजंस चाहिए WTO मेंबर्स के लिए वो ट्रेड इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद मिलती है WTO वर्क को कैरी आउट करने के लिए, डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए। प्रोविजंस मिलते हैं रिलेटेड टू लिस्ट डेवलप्ड कंट्री मेंबर्स। जो कॉन्सेप्ट है नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का, कि डेवलप्ड कंट्री ग्रांट कर सकती हैं ट्रेड एसोसिएशन कंसेशंस टू डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन यही डेवलपिंग कंट्री से एक्सपेक्ट ना करें, तो ये नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि यूएस, वो बार बार कहता है WTO से कि बेनिफिट्स देना बंद कीजिए डेवलपिंग को। जो 2/3 मेंबर्स हैं WTO के, वो अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। नाउ SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो इंडिया जो है वो सपोर्ट नहीं करता न्यू SDR को जो कि IMF ने दिया, बिकॉज इट माइट नॉट बी इफेक्टिव, क्योंकि कोविड-19 का फाइनेंशियल प्रेशर्स है। एंड नए SDR एलोकेशन से जो 189 कंट्रीज़ हैं उनको नए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो मेंटेन करने होंगे विद नो कंडीशंस। रीज़न क्या है? ये जो मेजर लिक्विडिटी इंजेक्शन है इससे कॉस्टली साइड इफ़ेक्ट्स होंगे अगर कंट्री फंड्स को यूज़ करती है फॉर एक्स्ट्रा नियर्स पर्पसेस। तो SDR एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसे IMF ने क्रिएट किया था 1969 में, ताकि मेंबर कंट्रीज़ के ऑफिशियल रिजर्व्स को सप्लीमेंट किया जा सके। जो 5 करेंसीज का बास्केट है उसके अंदर US डॉलर आता है, यूरो आता है, चाइनीज़ की रेनमिनबी आती है, जापानीज़ का येन आता है एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग आता है। अभी तक जो SDR है 204.2 बिलियन की वो एलोकेट किए गए हैं मेंबर्स को, एंड 182.6 बिलियन 2009 में किए गए थे इन द वेक ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। SDR जो है वो एक सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम।
सो एसडीआर को एक सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट की तरह क्रिएट किया गया था ब्रेटन वुड्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के टाइम पर। एंड ये यूनिट ऑफ अकाउंट है ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। एसडीआर कोई करेंसी या कोई क्लेम नहीं है, बल्कि ये एक पोटेंशियल क्लेम है ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स। एसडीआर को एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर दीज करेंसीज। एसडीआर बास्केट हर 5 ईयर्स के अंदर रिव्यू होती है एंड अर्लियर भी हो सकती है इफ़ वारंटेड। एंड ये इंश्योर करने के लिए कि जो बास्केट है वो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी शो करे इन वर्ल्ड ट्रेडिंग एंड फाइनेंस सिस्टम्स। ये आप देख सकते हैं करंट बास्केट जो है वो अक्टूबर 2016 के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले यूएस डॉलर हैं, देन यूरोपियन, देन जापानीज येन, देन आपका जीबीपी एंड देन आपका रेनमिनबी। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू व्हाई ऑयल प्राइजेस फेल बिलो ज़ीरो। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इन द यूएस जो है वो रिसेंटली फेल हो गए हैं $40.32 अ बैरल। एंड ये लोवेस्ट क्रूड ऑयल प्राइस है जो कि अब तक रिकॉर्ड किया गया। जो सेलर है अब क्रूड ऑयल के, अब वो पे करेंगे बायर को $40 फॉर ईच बैरल। तो ये नेगेटिव ऑयल प्राइजेस का रियल मीनिंग क्या है? पहले तो जो WTI ऑयल है वो ट्रेड किया जाता है एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन NYMEX, दैट इज़ न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहाँ पर ट्रेडर्स खरीदते एंड बेचते हैं मंथली फ्यूचर्स को, मे फ्यूचर्स, जून फ्यूचर्स, इस तरीके से। जो कॉन्ट्रैक्ट है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का या फिर WTI का, वो बेंचमार्क है यूएस क्रूड ऑयल प्राइजेस के लिए। मंडे को ये 300% जो है वो फॉल हो गया 17 से -37.63 यूएस डॉलर्स पर आ गया। तो जो प्राइस है बैरल ऑफ क्रूड का वो वेरी करता है सप्लाई के बेसिस पे, डिमांड क्वालिटी के बेसिस पर। एंड जो सप्लाई है अगर वो ज़्यादा हो जाती है डिमांड से, हो गई क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, तो इसकी वजह से बिलियंस ऑफ पीपल ने ट्रैवल करना बंद कर दिया। एंड ओवर सप्लाई की वजह से जो स्टोरेज टैंक्स थे वो इतने ज़्यादा हो गए कि वो स्पेस भी फिल नहीं कर पाए। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो ट्रेड किए फॉर अ मंथ। एंड जो मे कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया ट्यूसडे को। सो इन्वेस्टर्स जिनके पास मे कॉन्ट्रैक्ट्स था, अब वो डिलीवरी नहीं लेना चाहते ऑयल की, एंड स्टोरेज कॉस्ट उनको इनकर करना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा पीपल को। ऑयल प्राइजेस फॉल क्यों हुए? क्योंकि कोविड-19 से पहले, लॉकडाउन इंट्रोड्यूस होने से पहले जो क्रूड ऑयल प्राइजेस थे हैड बीन फॉलिंग कुछ फ्यू मंथ से। रीज़न यही है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम। अर्ली मार्च में सऊदी अरेबिया एंड जो रशिया थे वो डिसएग्रीड भी हुए थे ओवर द प्रोडक्शन कट्स। एंड रिजल्ट यही रहा, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लेड बाय सऊदी अरेबिया, उन्होंने अंडर कटिंग करना शुरू किया प्राइस का एंड सेम क्वांटिटीज़ ऑफ ऑयल ही प्रोड्यूस करते रहे। तो ये एक अनसस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, बट मोर कैलेमिटियस बन सकती है अगर ग्रोइंग स्प्रेड रहा नोवल कोरोना वायरस डिसीज़ का। लॉकडाउन के बाद हर ईच पासिंग डे, मतलब हर दिन जैसे जैसे गुजरता गया, डेवलपिंग कंट्रीज जो थे वो कोविड-19 के चपेट में आते रहे। एंड हर लॉकडाउन की वजह से फ्यूअर फ्लाइट्स हुई, कार्स हुई, इंडस्ट्रीज, ऑयल कम डिमांड हुई एंड सप्लाई डिमांड मिसमैच जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गया दो थ्रू मार्च एंड अप्रैल। तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा? जो इंडियन की क्रूड ऑयल बास्केट है वो WTI को कंप्राइज नहीं करती, इट हैज़ ओनली ब्रेंट एंड ऑयल फ्रॉम सम ऑफ द गल्फ कंट्रीज। तो हमारे यहाँ पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि ऑयल ग्लोबली ट्रेड किया जाता है एंड जो वीकनेस है WTI के अंदर वो मिरर भी की जा सकती है इन द फॉलिंग प्राइजेज ऑफ इंडियन बास्केट एज वेल। अब तो दो तरीके हैं लोअर प्राइस इंडिया को कैसे हेल्प कर सकता है। अगर गवर्नमेंट यही लोअर प्राइस कंज्यूमर्स को भी दे तो इकोनॉमिक रिकवरी दोबारा स्टार्ट हो सकती है एंड इंडिविजुअल कंजम्पशन भी बूस्ट हो सकता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो हायर टैक्स लगाए तो उससे गवर्नमेंट रिवेन्यू भी बढ़ सकता है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं हमारा ये जो है वो ब्रेंट है, मीन्स नॉर्थ सी। नाउ बेंचमार्क क्रूड क्या होता है? बेंचमार्क क्रूड मीन्स वो ऑयल, क्रूड ऑयल जो कि एक रेफरेंस प्राइस होता है बायर्स के लिए एंड सेलर्स के लिए क्रूड ऑयल का। 3 प्राइमरी बेंचमार्क्स हैं, एक तो है आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI, देन आपका है ब्रेंट ब्लेंड, और थर्ड है दुबई क्रूड। जो अदर वेल नोन ब्रांड्स हैं वो भी हैं, जैसे कि OPEC रेफरेंस बास्केट जो कि OPEC यूज़ करता है, देन टैपिस क्रूड जो कि सिंगापुर में ट्रेडेड है, बॉनी लाइट जो कि नाइजीरिया में यूज़ किया जाता है, यूरल्स ऑयल जो कि रशिया एंड मैक्सिको इस्थमस के अंदर यूज़ किया जाता है।
नाउ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन रेमिटेंसेस, तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की है कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा ऑन माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस इंडिया के अंदर 23% कम हुए, $83 बिलियन से $64 बिलियन रहा। मींस ग्लोबल रिसेशन इसके वजह से हो सकता है। पाकिस्तान में डिक्लाइन 23% रहा, मींस टोटल ही $17 बिलियन एंड पहले इनका 22.5 था, मतलब 6.2% से रेमिटेंसेस ग्रो हुए हैं। बांग्लादेश में जो रेमिटेंसेस है वो $15 बिलियन से नीचे गिरे, मींस 22%। नेपाल एंड श्रीलंका में 14 एंड 19%। So decline due to drop in wages, job losses. Remittances important as a steep fall likely in FDI. Cost of remittance is still high. Europe and Central Asia 28, Sub-Saharan Africa 23.1, South Asia 22. ये आप देख सकते हैं बाकी भी। नाउ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंसेस। 2019 में $83.1 बिलियन रिसीव किए, 12% ऑफ टोटल एक्सपेक्टेड ग्लोबल इनफ्लो। 2018 में $689 बिलियन तक पहुंच गए थे, जिसमें से इंडिया ने $78.6 जो थे $1 बिलियन वो रिसीव किए थे, एंड 17.5 उन लोगों से जो कि बाहर रह रहे हैं। तो ग्लोबल रेमिटेंसेज आर ये अभी फॉल हो रहे हैं बाय अबाउट 20%, क्योंकि क्राइसिस हुआ ड्यू टू पेंडेमिक एंड शटडाउन्स, फॉल हुए वेजेस में, एम्प्लॉयमेंट में। एंड रेमिटेंसेज फ्लो वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के अकॉर्डिंग भी फॉल होंगे, चाहे वो यूरोप हो, सेंट्रल एशिया हो, सब सहारन अफ्रीका हो, साउथ एशिया हो, मिडल ईस्ट हो, या फिर नॉर्थ अफ्रीका हो। नाउ साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, तो ये आप देख सकते हैं, ये साउथ चाइना सी है। नाउ डिस्प्यूट क्या है, ग्लोबल कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पर मिड में ही चाइना जो है वो बिजी है अपनी प्रेजेंस बढ़ाने में इन साउथ चाइना सी। अगर डिस्प्यूट एग्रीवेट रहा तो एशिया पैसिफिक रिसर्चर्स का ये मानना है कि इसका बहुत असर पड़ेगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड रीजन की स्टेबिलिटी में। अब टाइम यही है कि फोकस यही किया जाए कि जो टू डिस्प्यूटेड आर्कीपेलेगोज हैं यहाँ पर, एक तो स्प्रैटली आइलैंड्स और दूसरा है पैरासिली आइलैंड्स, साउथ चाइना सी वाटर्स के मिड में है, एंड बिटवीन द टेरिटरी ऑफ वियतनाम एंड मलेशिया, वियतनाम एंड सॉरी फिलीपींस। तो ये आप देख सकते हैं, ये वियतनाम है, ये फिलीपींस है, इसके बीच में ये दो आपके आइलैंड्स हैं, ठीक है। सो यूनिलेटरी रीनेम्ड हुए हैं 80 आइलैंड्स, एंड इनका जोग्राफिकल फीचर्स भी ये क्रिटिसिज्म ले रहे हैं फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़। एंड स्पेरेटली जो आइलैंड्स है वो क्यों डिस्प्यूटेड है, क्योंकि इसकी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इज़ बिटवीन चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस एंड मलेशिया। दूसरा, ब्रूने हैज़ ऑल्सो कंटेन्ड इट्स ऑब्जेक्शन टू द यूज़ ऑफ मैरीटाइम वाटर्स फॉर कमर्शियल फिशिंग। एंड जो आइलैंड्स हैं उनके अंदर लार्ज रिजर्व्स हैं अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल। पैरासेल आइलैंड्स का क्या डिस्प्यूट है, ये भी साउथ चाइना सी के अंदर है, इक्विडिस्टेंट है चाइना और वियतनाम दोनों से। एंड बीजिंग का कहना है कि जो पैरासेल आइलैंड्स हैं वो पार्ट हैं चाइना सॉवरिन टेरिटरी के, ये 14th सेंचुरी में भी पाया गया था फ्रॉम द सोंग डायनेस्टी। वियतनाम भी अपने हिस्टोरिकल टेक्स्ट से ये कहता है कि 15th सेंचुरी ये शो करती है कि आइलैंड्स उनका पार्ट है। तो टेंशंस क्रिएट हो रही हैं कॉलोनियल पावर्स चाइना एंड वियतनाम के बीच में, क्योंकि दोनों ही इस डिस्प्यूट के लिए लड़ रहे हैं इन जनवरी 1974, जिसके बाद चाइना ने इसके ऊपर कंट्रोल ले लिया था। रिटेलिएशन में 1982 में वियतनाम ने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे वो वहाँ बढ़ा दिए। 1999 में ताइवान जो था वो भी लड़ाई में कूद पड़ा। 2012 से चाइना, ताइवान एंड जो वियतनाम है वो कोशिश कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन की जा सके गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, टूरिज्म की, लैंड रिक्लेमेशन इनिशिएटिव्स की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि 12 जो होते हैं नॉटिकल माइल्स वो आपके टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिगियस जोन होता है, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। नाउ व्हाट इज़ UNCLOS, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, ये डिफाइन करते हैं राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नेशन, कि आप कैसे वर्ल्ड ओशियन को यूज़ करेंगे, गाइडलाइंस इस्टेब्लिश करते हैं फॉर बिजनेसेस, एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ मराइन नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज़ इम्यूनिटी पासपोर्ट, सो व्हाट इज़ इम्यूनिटी पासपोर्ट, ये अब हम करेंगे।
तो कुछ कंट्रीज़ ने इम्यूनी पासपोर्ट या कुछ काइंड के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इशू किए ताकि पर्सन को इम्यूनिटी मिले टू कोविड-19, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है इस आइडिया के अगेंस्ट। इम्यूनिटी ट्रांसपोर्ट मतलब बैक टू वर्क, मतलब अगर आप इन्फेक्टेड हैं विद सार्स कोव 2, तो जो वायरसेस है जिसकी वजह से कोविड-19 हुआ, देन एंड रिकवर हो गई, इट मीन्स आपके पास इम्यूनिटी है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है फ्रॉम द डिसीज़ अगेन। तो WHO इस आइडिया के अगेंस्ट है क्योंकि कोई ऐसा एविडेंस अभी तक इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाया है कि एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट अ सेकेंड इन्फेक्शन, एंड ये दोबारा भी हो सकता है। एंड क्रिटिसाइज़ किया गया है इस स्कीम को साइंटिफिकली भी एंड एथिकली भी, ये कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, तो मतलब ये कंसीडर नहीं किया जा सकता, सेकेंड में ये इतनी जल्दी कंसीडर आप नहीं कर सकते कि ये दोबारा नहीं होगा। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि इतनी इनफ टेस्ट किट्स भी नहीं है कि इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स इशू किए जा सकें। सेम टाइम पर जो एक्सपर्ट्स हैं जो इन सर्टिफिकेट्स को इशू कर रहे हैं उससे रिजेंटमेंट क्रिएट हो रहा है अमंग द मेंबर्स ऑफ द कंट्री, एंड स्टेगमेटाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये इन स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कोरोना वायरस पैंडमिक ने एक्टिविटीज़, इकोनॉमी सारी कंट्रीज़ में बंद कर दी हैं। इम्यूनिटी पासपोर्ट से अब हमें हेल्प कर सकती हैं कि हम स्टेट होम ऑर्डर्स रहें एंड इकोनॉमिक शटडाउन को मतलब उससे उभर सकें। नाउ USCIRF 2020 एनुअल रिपोर्ट, तो US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी 2020 रिपोर्ट रिलीज़ की। ये एक इंडिपेंडेंट बाय पार्टीशन फेडरल गवर्नमेंट है जिसे इस्टेब्लिश किया था US कांग्रेस ने ताकि वो मॉनिटर कर सके, एनालाइज कर सके, रिपोर्ट कर सके उन खतरों के बारे में जो कि रिलीजियस फ्रीडम के लिए होता है। तो ये फॉरेन पॉलिसी रिकमेंडेशंस देते हैं प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, एंड कांग्रेस का इंटेंशन यही है कि वो रिलीजियस परसिक्यूशन को डिटर कर सके एंड प्रोमोट कर सके फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ। तो इंडिया इसमें लोवेस्ट रैंकिंग के अंदर आया है, मींस कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, एंड पहली बार हुआ है 2004 से कि इंडिया को इस कैटेगरी में रखा गया। चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान के साथ इंडिया को टायर 2 कंट्री का कैटेगराइजेशन मिला है। क्या रीज़न है? एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एक NRC, फिर एंट्री कंट्रोवर्शियल लॉज एंड जो सिचुएशन रही जम्मू कश्मीर में, नेशनल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी यूज़ की रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करने में, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स। नेशनल एंड जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी अलाउ किया गया नेशन वाइड कंपेन्स के लिए ऑफ हैरेसमेंट एंड वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। क्या रिकमेंडेशंस USCIRF ने की टू US गवर्नमेंट? तो स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेना अगेंस्ट इंडिया, ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंदर आता है। टारगेटेड सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज पर एंड ऑफिशियल्स पर अगर रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। क्या कितनी इफ़ेक्टिव है ये रिकमेंडेशंस? तो 2005 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उनको सेंसर कर दिया था USCIRF ने, एंड कमीशन ने रिकमेंड किए थे सैंक्शंस अगेंस्ट मिस्टर मोदी फॉर 2002 राइट्स, एंड US गवर्नमेंट ने उनका वीज़ा भी कैंसिल किया था। किस तरीके से एक दूसरी कंट्रीज़ को प्लेस किया गया है? 2020 एनुअल रिपोर्ट में 14 कंट्रीज़ को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो कैटेगराइज किया है। इसमें स्टेट डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड एज CPCs भी हैं इन दिसंबर 2019। 9 है बर्मा, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। 5 अदर्स भी हैं इंडिया, नाइजीरिया, रशिया, सीरिया एंड वियतनाम। टायर 2 कैटेगरी रिकमेंड करता है कि 15 कंट्रीज़ को प्लेस किया जाए स्टेट डिपार्टमेंट्स स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर फॉर सेवरल वायलेशंस, जैसे कि दिसंबर 2019 में 4 थीम में क्यूबा, निकरगुआ एंड सूडान एंड उज़्बेकिस्तान, एंड 11 ये अदर्स भी हैं, अफ़गानिस्तान है, अल्जीरिया, अज़रबैजान, बहरीन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया एंड टर्की। टायर 2 कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर वॉयलेशंस इंगेज हों एंड टॉलरेटेड हों गवर्नमेंट के थ्रू भी, सीरियस हो एंड एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट सिस्टमैटिक, ऑनगोइंग एंड एग्रीगियस भी हो। ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट टेरर रैंकिंग ऑफ इंडिया पर
सवाल उठाया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ऑफ 2019 को लेकर, क्योंकि इंडिया को 7th वर्स्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री बताया, अहेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज कॉन्गो से साउथ सूडान, बुर्किना फासो, पैलेस्टाइन एंड लेबनान के कंपैरिजन में। ये क्वेश्चंस उठाए गए द ओपेक फंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के लिए। इशू क्या है, इंडिया को 7th पोजीशन पे रखा, पहले 8th पोजीशन थी। एंड जो हमसे आगे कंट्रीज़ हैं वो है अफ़गानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान एंड सोमालिया। इसको फॉलो करते हुए मार्च में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने नीति आयोग से कहा कि वो 32 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को इशू करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, एंड ये ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस देखता है जिसे कोलेक्ट करते हैं नेशनल कंसोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्सेज टू टेररिज्म दैट इज़ अ स्टार्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बिसाइड्स अदर सोर्सेज। ये जो इंडेक्स है ये 2000 से ही ऐसी समरी प्रोवाइड करता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द डाटा विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस दैट इज़ GTD एंड स्टार्ट, ध्यान रखिएगा। इसको जो GTI स्कोर्स होते हैं इन्हें डायरेक्टली यूज़ किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट में जिसे पब्लिश करते हैं वॉक फ्री फाउंडेशन, एंड इनडायरेक्टली भी कंट्री यूज़ करती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए भी। ठीक है, सेफ सिटीज़ इंडेक्स जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बनाती है। नाउ एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट, तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट रिलीज़ कर दी है। इसे हर साल प्रिपेयर करते हैं ऑफिस ऑफ द US TR दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड आइडेंटिफाई करते हैं वो बैरियर्स जो US कंपनीज़ के लिए हैं एंड प्रोडक्ट्स के लिए ड्यू टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज सच एज कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। ये पब्लिश हुई थी 301 ऑफ ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 में, एंड इसके अंदर लिस्ट होती है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज़ की जिन्हें जज किया जाता है कि कहाँ पर इनएडिक्वेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं एंड कहाँ पर सैंक्शंस हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट एंड वॉच लिस्ट भी होती है। इंडिया कंटिन्यू टू बी ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्योंकि लैक ऑफ एडिक्वेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट है। एंड जो इंडिया है उसने मीनिंगफुल प्रोग्रेस की है टू इन्हेंस IP प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट इन सम एरियाज ओवर द पास्ट ईयर, लेकिन रिसेंट एंड लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस को रिजॉल्व नहीं कर पाए एंड न्यू वंस को भी। तो ये जो असेसमेंट है इसे 2019 रिपोर्ट में किया गया। तो अनरिजॉल्व इशूज़ क्या हैं, तो ये आप नॉर्मल पॉइंट्स लिख सकते हैं जैसे कस्टम ड्यूटीज़ हाई लगाना, ठीक है, आपका जो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ट्रेड सीक्रेट्स फ्रेमवर्क हैं, कॉपीराइट लॉज हो गए। ओके, इंडिया जो है वो अमंग टॉप 5 सोर्स इकोनॉमीज़ में है जहाँ पे फेक गुड्स हैं, ये OECD ने कहा 2019 में। ट्रेडमार्क काउंटर फीटिंग लेवल्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, एक्सेसिव डिलेज होते हैं। गवर्नमेंट की 2019 ड्राफ्ट कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स जो हैं वहाँ पर सेवरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो ये अर्ज किया गया है कि इंडिया ज्वाइन करे सिंगापुर ट्रीटी ऑन द लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स, एंड इस ट्रीटी को अडॉप्ट भी किया गया सिंगापुर में ऑन 28 मार्च 2006, एंड ये एंटर हुई फोर्स में ऑन 16 मार्च 2009। जुलाई 2016 से 50 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं जिसमें 48 स्टेट्स प्लस अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनेलक्स ऑर्गेनाइजेशन भी है। एंड ये ओपन है सभी स्टेट मेंबर्स ऑफ WIPO के लिए एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में आपकी अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिले, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन एंड वेनेजुएला है। लास्ट टॉपिक करेंगे आज की वीडियो का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इंडिया ने $6 बिलियन का लोन लिया है ताकि कोविड-19 को कोपअप से हम कोपअप कर सके, एंड इंडिया ऑलरेडी $1 बिलियन फंडिंग वर्ल्ड बैंक से ले चुका है टू बेटर इट्स हेल्थ सेक्टर। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है एशिया में भी एंड उसके बाहर भी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है एंड इट कमेंस्ड ऑपरेशंस इन जनवरी 2016। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, प्रोडक्टिव सेक्टर्स को कनेक्ट करना। इसके ऑर्गन्स हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं जिसमें 1 गवर्नर एंड 1 ऑल्टरनेट गवर्नर होता है हर मेंबर कंट्री से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, नॉन रेजिडेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैंक के जनरल ऑपरेशंस के लिए। इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है इसके अंदर।
सिग्निफिकेंस यही है कि ये पोटेंशियल देखते हैं स्केलिंग अप फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड जो कैपिटल हो है बैंक का वो है $100 बिलियन, इक्विवेलेंट टू 2/3 कैपिटल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड अबाउट हाफ दैट ऑफ द वर्ल्ड्स बैंक। सो थैंक यू सो मच। इंटरपोल 90 से 120 पेजेस हम कल करेंगे। टिल देन प्लीज़ शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।